टोटली आपका सेकेंडरी लेवल पे दैट इज 9, 10, 11, 12 हो गया। अभी और एक पॉइंट था दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, वो भी सेकेंडरी का बात किया। और एक जो हमने पढ़ा था दैट इज मिड डे मील, तो वहाँ पे एजुकेशन से ज़्यादा एनरोलमेंट, एक्सेस एंड रिटेंशन, ये तीन वर्ड पे हमने ध्यान दिया। जितने भी पॉलिसीज हैं, कमीशंस हैं या फिर कमिटीज था, उसका मेन मोटो होता है हमें एनरोलमेंट बढ़ाना है, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना है, सो दैट स्कूल नंबर को अगर इंक्रीज करते हैं डे बाय डे तो हमें क्या मिलेगा, बच्चों का एनरोलमेंट भी बढ़ेगा। बट डिफरेंट लेवल्स पे उस पर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि हमने मिड डे मील का और पीएम पोषण किया। एंड उसके साथ डिफरेंट एरियाज में हमने असिस्टिव जो भी डिवाइसेस था, सुपरवाइजर्स थे और फंड्स प्रोवाइड किए, है ना। तो सब कुछ मिला के बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया वर्क। अभी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीपी, हमेशा देखना मैं जब भी पढ़ाती हूँ आपको तो प्रीवियस का थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, रिवाइज कराती हूँ, एक दो लाइन बता देती हूँ, ताकि अगर 2 दिन ये लास्ट 2 डेज आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर से याद आए कि हम क्या पढ़े थे, कौन सा हमारा बेस था। ठीक है, जब भी पढ़ रहे हो तो प्रीवियस का थोड़ा सा बेस देख लो। इसको इतना डिटेल पढ़ाने का मतलब ये है कि इस पेपर में बैक 80% बच्चों का लगा है। ठीक है, अभी जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे 80% बच्चों का बैक लगा हुआ है। सो काइंडली इस पेपर को जैसे भी करके पढ़ना है अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इतना डिटेल समझा रही हूँ तो अच्छे से पढ़ लेना। सो ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी बाय मी। ओके, चलो हो गया। अभी देखो छोटा सा, अभी स्टाइलिश थोड़ा सा हमने बना दिया बिकॉज पीपीटी है, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट करके एरो मार्क करके या 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे स्कीम है, पॉलिसीज हैं या फिर कुछ कुछ प्लानिंग्स हैं। सो उसमें आपको डेफिनेशन या मीनिंग देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। इवन इफ आप अगर कंक्लूजन भी नहीं लिखते हो तो नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं देने से भी चलता है, कोई नीड नहीं है कंक्लूजन का। ठीक है, अभी देखो ये कब स्टार्ट हुआ, 1994। बहुत लोगों का बर्थडे भी इसी ईयर होगा, बर्थ ईयर जो रहता है आप लोगों में से बहुत लोगों का भी होगा, दैट इज 1994 इनिशिएटेड इन। स्टार्टिंग हमने क्या किया, प्रारंभिक और आरंभ कब किया हमने, 1994 में। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 41 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन 2002 टू 03, दैट मीन्स 2002 टू 2003। तो ये एजुकेशन प्रोग्राम का इनिशिएशन लिया गया, मतलब मैं जैसे लीडरशिप ले रही हूँ तो वैसे कमिटी बना के स्टार्ट करने का प्लानिंग बनाया गया 1994 में। बट ये वर्किंग में कब आया, स्टार्टिंग तो हम करेंगे, वर्किंग तो करेंगे, तो ये वर्किंग स्टार्ट हुआ 2002 से लेके 2003 में। 2002 से 2003 में वेरियस स्टेट्स में ये वर्क चला। 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स में ये वर्क चला था। ठीक है, इट वाज अंडर द इम्प्लीमेंटेशन इन 271 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री अक्रॉस 18 स्टेट्स। ठीक है, मतलब हम जब ये प्लानिंग चला रहे थे दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था 41 डिस्ट्रिक्ट से एंड ऑलमोस्ट 1994 से ये स्टार्ट हो गया, थोड़ा 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 बट स्टार्ट हुआ। बट इन 2002 टू 2003 में ये देखने को मिला कि ये ऑलमोस्ट 41 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके 271 डिस्ट्रिक्ट में हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि अराउंड अगर हम 2000 में देखते हैं तो ये ओनली 41 डिस्ट्रिक्ट था। बट जैसे हम आगे चलते हैं दैट इज 2 3 ईयर्स देख लेते हैं तो हर एक जगह काम हो गया, स्प्रेड होता है जैसे वैसे स्प्रेड हुआ एंड 271 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस अक्रॉस हम बोल सकते हैं 18 स्टेट्स, पूरे इंडिया में 18 स्टेट्स और 18 स्टेट्स में ये चला। District Primary Education Program is part of Social Safety Net Credit Adjustment Loan under the Structural Adjustment Program of World Bank to India 1991। ठीक है, ये थोड़ा लाइन डिफिकल्ट है, इसको याद रखना है। तो देखो फिर से क्या बोल रही हूँ, ये जो डीपीईपी हम बोल रहे हैं, डीपीईपी इज पार्ट ऑफ सोशल सेफ्टी, पार्ट ऑफ आधा याद रखो पहले, सोशल सेफ्टी। देन आ जाओ नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन अंडर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, जस्ट लाइक इन रूरल एरियाज देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल विलेजेस वेयर एजुकेशन इज नॉट गोइंग थ्रू, जहाँ पे नहीं चल रहा, टोटली एजुकेशन ही नहीं है प्रॉपरली, हम बोल सकते हैं डिक्लाइंड वे में चल रहा है। अभी जैसे कमी हो रहा है एजुकेशन का तो नेशन कैसे डेवलप्ड होगा, सो दैट डीपीईपी के अंडर जो भी मतलब हम करना चाहते हैं दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए
हमें कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अभी का बहुत एनएसएस या आरएसएस बहुत कुछ चल रहा है रीजनल बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे बहुत सारे कैंप भी चलते हैं, एनजीओज का वर्क चलता है। तो वैसे ही एक प्रोग्राम चला डीपीपी, एंड ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का पार्ट था। इसको हम बोलते हैं सैप, ठीक है, सैप। एंड इसके लिए जो फंड्स आ रहा था ना, कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड बैंक ट्राई कर रहा था मैक्सिमम हम भी हेल्प करें या कंट्रीब्यूशन दे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो 1991 से वो हेल्प करना स्टार्ट किया। उसी के अंडर में ये प्रोग्राम हुआ, नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन मिला, एंड उसके अंदर हमने क्या किया? डीपीपी प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या था, क्या चाहता था, ठीक है ना? एडेप्टिंग एंड एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। अभी देखो क्या मेंशन किया गया, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच विथ डिस्ट्रिक्ट एज यूनिट of planning. The key strategies of the program have been to retain the sensitivity to local condition and ensuring full participation of the community. अभी इसी लाइन को आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है ना? तो इसको कैसे पढ़ोगे? देखो क्या है, ये क्या है? एरिया स्पेसिफिक अप्रोच है। एरिया स्पेसिफिक अप्रोच हम एक प्रबंध लिखेंगे या ऐसे लिखते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक मिलता है, राइट? तो ऐसे ही हम कहीं पे काम करने जा रहे हैं या फिर मुझे कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना है, तो प्रोग्राम का मेन कुछ मोटो तो होना चाहिए। जैसे कि अभी का कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था, उसका मेन कुछ मोटो होगा, या फिर इसका मतलब हो गया आपके एरिया में स्कूल नहीं है तो हम स्कूल देंगे ओनली, ऐसा नहीं है। जो भी एजुकेशनल जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, अगर एक बच्चे के पास कोई भी प्रॉब्लम है, पुस्तक कुछ है नहीं, प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, या बुक्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन दिया जाएगा, एंड उसी को हमने बोला एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। एंड ये पर्टिकुलरली एक एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को हम एक यूनिट जैसा थिंक करेंगे, क्या है? यूनिट। एंड पूरे यूनिट के लिए हम प्लानिंग बनाएंगे, एक की स्ट्रैटेजीज लेंगे। जैसे होता है ना, एक प्रॉब्लम को आप लॉक समझ लो, ताला समझ लो, एंड उसको ओपन अप करने के लिए एक पर्टिकुलर की चाहिए। तो ये पर्टिकुलर की स्ट्रैटेजीज ऐसे ही है जहाँ पे वर्क मतलब जैसा वर्क चाहिए वैसा हम प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट वैसा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो क्या होगा? लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड एंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी एक एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट के विद इन प्रेजेंट है, वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और जो भी हेल्प करना चाहे लोगों को वो करेंगे। It also seeks to strengthen the capacity of national, state and district. तीन चीज तो है, पहले भी आपको बताया था गवर्नमेंट कितना है, तीन गवर्नमेंट है। फर्स्ट जो सबसे ऊपर है दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, एंड फिर आगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट दैट इज द लोकल बॉडीज। तो ये तीनों को आपको क्या करना है? अगर हमारा जो मेन पॉइंट है, मतलब छोटे से पकड़ते हैं तो छोटा छोटा पॉइंट क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट है। अभी डिस्ट्रिक्ट को अगर सुधार देते हो तो मेन किसको हेल्प हो जाएगा? अल्टीमेटली आपको स्टेट को हेल्प हो जाएगा, एंड स्टेट से अल्टीमेटली किसको हेल्प होगा? पूरे नेशन को। तो हम उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्थाएं हैं, उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्रोफेशनल सपोर्ट मतलब टीचर्स प्रोवाइड करना है, प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन के लिए, वो देखेंगे। हो गया, इसका गोल हम समझ गए। अभी देखो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे ये काम करता है। अभी देखो एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। एम्स थिंक कर लेना, गोल है, ठीक है। आप गोल अचीव करना चाहते हो तो गोल से जो छोटा होगा वो होता है उद्देश्य, और हम बोल सकते हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, ठीक है, जिसको आपको पूरा करना है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन। तो हमें क्या करना है? फॉर्मली हो या नॉन फॉर्मली हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट बेसिक लेना चाहे बच्चा, प्राइमरी एजुकेशन उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। नंबर टू, टू रिड्यूस differences in enrollment, dropout rate and learning achievement among gender and weaker section groups to less than 5%। हम अपने काम के दौरान अगर देखते हो, सपोज आप जब स्टार्ट किए थे काम तो आपको प्रॉफिट ओनली 2% मिलता था, बट जैसे जैसे आप टाइम देते गए एंड आपका प्रॉफिट वो बढ़ के कितना हो गया? 20% हो गया, 30% हो गया। तो इम्प्रूव कर रहे हो ना, इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूव हो रहा है। अभी इसी चीज को वो भी दिखा रहे, कैसे? हमने डिफरेंसेस बनाए। कौन से डिफरेंसेस ना? एनरोलमेंट का मतलब अलग है, नाम लिखाना। ड्रॉप आउट रेट होता है जो कि स्कूल में नाम लिखा चुके हैं बट स्कूल छोड़ चुके हैं फॉर एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है। एंड लर्निंग अचीवमेंट को हमने अलग कुछ रखा। लर्निंग अचीवमेंट के बाद भी क्या होता है? बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो सोचो
हर एक चीज में एडमिशन है देन स्कूल छोड़ना है, बट स्कूल छोड़ना दो टाइप का है। एक है ड्रॉप आउट रेट, जहाँ पे हम स्कूल में पढ़ते हुए कोई रीजन से स्कूल छोड़ देते हैं, अदरवाइज हमारा अचीवमेंट हो जाता है, दैट मीन्स हम पास हो जाते हैं, है ना। तो हम जो भी जेंडर इश्यूज की वजह से या वीकर सेक्शन में बच्चे नहीं जा पाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो उस जगह पे हम प्रोवाइड करेंगे। एंड ये अप्रॉक्स 5% से कम हम रखेंगे, मतलब क्या है ना, 5% हमारा डेवलपमेंट हो चुका है कि हम इस चीज़ पे लोगों को हेल्प कर सकते हैं एंड उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 3, टू रिड्यूस ओवरऑल प्राइमरी ड्रॉप आउट। देखो प्राइमरी ड्रॉप आउट मतलब बच्चे होते हैं ना कि एलिमेंट्री स्कूल कंप्लीट होते होते स्कूल छोड़ देंगे, ये तो सोच लो प्राइमरी बेस पे ही, प्राइमरी दैट इज अ फाउंडेशनल स्टेज, उसी टाइम पे ये स्कूल छोड़ देते थे। सो इस चीज को 10% कम करना है। हर एक ईयर 10% कम होगा तो बहुत, कमिंग 10 ईयर्स के विद इन ये खत्म हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट कब का है, 1994 का। तो अब भी आपको डीपीईपी को सुनने को भी नहीं मिल रहा होगा, है ना। तो ये प्रोग्राम जो था पहले का था। सो देखो, टू राइज द एवरेज अचीवमेंट रेट, अचीवमेंट रेट को इंक्रीज करना है, एनरोलमेंट रेट इंक्रीज करना है, अचीवमेंट रेट इंक्रीज करना है। तो अचीवमेंट रेट इंक्रीज करना है बाय 25% by measured baseline level and ensuring achievement of the basic literacy and numeracy competences and minimum 40% achievement in other competences by all primary education children। तो ये बोला गया, अगर हम बेसलाइन देखते हैं, बेसलाइन क्या है, सपोज जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, बीपीएल वाले या वीकर सेक्शन वाले, तो उनको हम अचीवमेंट, एवरेज अचीवमेंट उन बच्चों को मिल जा रहा है 25%, ठीक है। तो वीकर सेक्शन पे तो काम कर गए, एंड ओवरऑली हम प्राइमरी एजुकेशन में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है और एनरोल किया है, उसमें हम 40% अचीवमेंट अदर कॉम्पिटेंसीज में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी नंबर 5 में चलते हैं, ऑल्टरनेटिवली, और क्या प्रोवाइड करना है, ऑल्टरनेटिवली प्रोवाइड एक्सेस फॉर चिल्ड्रन टू प्राइमरी स्कूलिंग and or its equivalent through non-formal education। तो there are 2 type of education और 3 type of education, 2 नहीं होगा 3 होगा। तो एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है नॉन फॉर्मल, तीसरा होता है इनफॉर्मल। ओके, हम नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल के अंदर ही यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहे। फर्स्ट वन, अगर हम फॉर्मल देते हैं दैट इज बाय लॉ, बाय रूल, विच टू बी फॉलोड बाय चिल्ड्रन, जो भी है बच्चों को फॉलो करना पड़ता है एंड इट इज फिक्स्ड वन, इसे फिक्स्ड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली 10 बच्चे अगर हैं तो सबको सेम पढ़ना पड़ता है, सेम टाइप का हर एक कुछ करना पड़ता है, ये स्कूल है आपका, ठीक है। बट अगर नॉन फॉर्मल हो, एजुकेशन सेम रहेगा, मेन मोटो भी सेम है, बट यहाँ पे टाइम इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे समय फिक्स नहीं है। यहाँ पे बच्चों को हम ज्ञान सेम देंगे बट हमारा कोई फिक्स करिकुलम या पाठ्य चर्चा नहीं है, ठीक है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ये होता है। हमें प्राइमरी एजुकेशन सबको देना है, कंपलसरी करना है, ये फॉर्मली हो या नॉन फॉर्मली हो, जैसे भी हो करना है, ठीक है। अभी देखो स्ट्रैटेजीज क्या करेंगे। फर्स्ट, मेक द एजुकेशन सेंसिटिव टू नीड्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। स्पेशली मतलब हमें बोलना चाहिए कि हम सोसाइटी के जो भी डिसएडवांटेज वाले ग्रुप है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। उनको एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स एंड द वीकर सेक्शन चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी ST SCs हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको एजुकेशन प्रॉपरली मिलता नहीं है, उन लोगों के लिए। सो plan to generate demand for girls education by creating enabling condition for greater participation। तो अभी दो चीज़ मैंने बोला, पहले तो हमें सबके लिए जो भी वेकर सेक्शन से बिलोंग करें और जिनको नीड है एजुकेशन का, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि हम डिमांड इंक्रीज करेंगे कि गर्ल्स एजुकेशन भी होना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड उनके लिए ग्रेटर पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए कंडीशन क्रिएट करेंगे कि गर्ल चाइल्ड्स भी आके पढ़ सके। तो दो चीज आपका हो गया ये स्ट्रैटेजी, जो प्रोग्राम का स्ट्रैटेजी है। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो पहले तो हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम स्टार्ट करें प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को, या फिर कौन से एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स है कि नहीं, टीचर्स हैं कि नहीं अवेलेबल, वो सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, फीमेल लिटरेसी लेवल्स बिलो द नेशनल एवरेज। पूरे नेशन में अगर एजुकेशन सिस्टम, गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम 20% और 25% और 50% है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उस नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग कम है,
ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स एजुकेशन कम होगा तो वहां पे हम ये प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर 2, वेदर ऑर्गेनाइज्ड ए टोटल लिटरेसी कैंपेन। देखो, TLC, LIC जानते थे, ये TLC है, टोटल लिटरेसी कैंपेन। अभी देखो, हम बोल सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होंगे जो कि NGOs के थ्रू भी हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है, बिकॉज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हेल्प करता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं UEE को। UEE इज द, हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब हम सक्सेसफुली इसको बढ़ाना चाहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना हमने स्टार्ट किया है, क्या प्रोग्राम से उसको हम करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट फंडिंग होगा, देन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 पॉइंट है, मतलब 3 पेजेस है, उसमें 3 पॉइंट्स को मेंशन किया है। फर्स्ट तो कवरेज देखेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट को इसने कवर किया। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था 1994 से, तो उस पॉइंट में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेनली 42 डिस्ट्रिक्ट था, बिकॉज कुछ बुक में 42 भी है, कुछ बुक में अराउंड 40 भी है, कुछ में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। एक आध डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर मिक्स उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट एक साथ जुड़े होंगे तो उसके हिसाब से काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप कोई एक फिक्स कर लेना, 41 और 42, कुछ भी लिखोगे चलेगा, बट 42 या 41 कोई एक सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 42 उसमें मेंशन है और एक बुक में 41 मेंशन है। तो इनिशियली 42 डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ओवर 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में ये स्टार्ट हुआ। 42 डिस्ट्रिक्ट है, 7 स्टेट में स्टार्ट हुआ, दैट इज आसाम, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, देन आपका हो गया महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत मत कर लेना, मध्य और प्रदेश अलग नहीं है, ये टाइपिंग में होता है, एरर आती है, तो मध्य प्रदेश है वो। तो आप आसाम, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, देखो आसाम किधर रहा, आपका पूरा वेस्ट बंगाल के इधर चले जाओगे तो आपको आसाम मिलेगा। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा आपको जैसे ये जम्मू कश्मीर अगर होता है तो उसके नीचे ही आपको हरियाणा एंड पंजाब मिल जाएगा, जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है ना। कर्नाटका एंड केरला, ये जो दो है, कर्नाटका एंड केरला नीचे आता है, दैट मीन्स पूरे ये इस पोर्शन में आपका आ जाता है कर्नाटका एंड केरला, वो भी इस लाइन पे ओनली। ठीक है, ये द्राविड़ जो हम बोलते हैं द्राविड़, तो द्राविड़ का हम बोल सकते हैं ये पाथ है। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये पूरे आसपास ही है, जैसे कि गुजरात। ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान जो रहता है, मतलब ये ऊपर हो गया आपका राजस्थान, एंड ये जो दांत जैसा हम बोलते हैं या सिंह जैसा बोल लो, जैसे भी याद रखने के लिए, तो ये जो पोर्शन है ये आपका गुजरात है, गुजरात के साइड में ही आपका क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, एंड थोड़ा ऊपर चलोगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बोला गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं और बताओ। हार्ट ऑफ इंडिया, राइट राइट, MP इज, यस, इसलिए मैंने बीच में बोला ना। ओके, इसलिए मैंने बीच में बोला ना, थोड़ा सा ऊपर भी बोल दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु इधर आ जाएगा आपका फिर से, तमिलनाडु। ओके, तो ये हो गया आपका 7 स्टेट, 7 स्टेट में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब 42 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग और ओवर 7 स्टेट्स हो गया। वेर सिलेक्टेड इन 1994, 1994 में इतने डिस्ट्रिक्ट को हमने सिलेक्ट किया था, ये 7 स्टेट से, एंड इट वॉज एक्सटेंडेड टू, इसके बाद एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 271 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सोचो क्या क्या और रह गया हमारे पास, गुजरात है ना, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल भी पे है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। ठीक है, Subsequently, ये हो गया। By 2002 to 2003, for which information is available, the program is reported to be covering 60%
of child population in the country spread over 271 district। इन्होंने बोला जितना भी पूरे हम बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें से उन्होंने 60% जितना भी चाइल्ड पॉपुलेशन है उसको कवर कर लिया एंड उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन देना स्टार्ट किया। देखो ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 टोटल मिला के मैंने बताया है एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने इंडिया के बारे में जाने। ठीक है, तो देखो आसाम क्या क्या है, जितनी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला ना सब है। पहला तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये आसाम जो आसाम से पहले ये आंध्र प्रदेश है एंड ये होता है स्पेलिंग मिस्टेक जो ऑटो करेक्ट ले जाता है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे। अदरवाइज क्या लिख दिया है, एंड लीरा लिख दिया है, तो ये आंध्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 19 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ। देन आसाम 9 डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये स्पेलिंग वाइज अगर देखोगे, मतलब लेटर वाइज अल्फाबेट वाइज अगर देखोगे, ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ठीक है, एंड ये पिक्चर को मैंने गूगल से ही लिया हुआ है, तो स्पेलिंग कुछ कुछ चीज़ों में रॉन्ग होता ही है। ठीक है, ऑटो करेक्ट खुद से हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसको अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ लोगे। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश 19 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। देन है आसाम, दो ही ए आते हैं यहाँ पे, आसाम एंड आंध्र प्रदेश। आसाम में 9। ठीक है, इसके बाद सी आ गया, छत्तीसगढ़। हमारा पूरा बोल सकते हो पास का जो भी राज्य है छत्तीसगढ़, छोटा सा। तो ये इसमें देखो कितने डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्रोग्राम चला। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले एजुकेशनल वैल्यूज बहुत कम थे, तो वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए वहाँ पे भी चला। देन गुजरात आ गया, गुजरात के ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा, अच्छा गुजरात से थोड़ा ऊपर चले जाओ, राजस्थान है, राजस्थान से थोड़ा ऊपर जाओगे तो हरियाणा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे गुजरात है, हरियाणा है एंड राजस्थान यहाँ पे है नीचे है। सो गुजरात में 15 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, हरियाणा में 11 डिस्ट्रिक्ट में एंड राजस्थान में भी 19 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। देन हिमाचल भी आ गया, जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं है, जम्मू कश्मीर ऊपर आपका ले एंड लद्दाख रह गया एंड नीचे आ गया जम्मू कश्मीर। उसी के थोड़ा नीचे अगर जाओगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा। एंड हिमाचल प्रदेश का अगर थोड़े से साइड में आ जाते हो तो एक साइड में तो आपका रह गया हरियाणा एंड पंजाब, बट दूसरे साइड में आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड तो नहीं है बट उत्तर प्रदेश है एंड उत्तरांचल है। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश में 7 आ गए। झारखंड आ गया आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड यूपी बिहार आप बोलते हो, उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार है। बिहार के आसपास अगर देखोगे यूपी एंड बिहार पे, तो झारखंड रहेगा पास। तो 17 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। कर्नाटका, केरला नीचे आ गए। कर्नाटका में 6 डिस्ट्रिक्ट में। केरला देखो, पहले केरला इतना एजुकेटेड और लिटरेट स्टेट नहीं था, बट अभी लिटरेसी के रेट में ये नंबर 1 पे है। ठीक है, तो केरला में हमने कितने डिस्ट्रिक्ट पे काम किया, 33 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया। फिर आता है बीच में आ रहे हम मध्य प्रदेश एंड साइड पे आ रहे हमारे उड़ीसा। तो उड़ीसा में 16 है, मध्य प्रदेश में 11। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया था, राजस्थान हो गया था, तमिलनाडु बीच में रह गया। तमिलनाडु में ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। अभी देखो उत्तरांचल में 6 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ एंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 54 डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड वेस्ट बंगाल में 10, ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ। तो टोटल हो गया हमारे पास 271। ये सारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के लिए है। ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम बोल लो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स में ये सब मिल जाते हैं, तो थोड़ा इसको याद रख लोगे। मार्क फेचिंग करना है अपने आंसर्स को, तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा इधर उधर के। ठीक है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड सबको अट्रैक्ट करे ऐसे पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। फंडिंग देख लो, अभी क्या बोलता है फंडिंग। डीपीईपी इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप जान गए हो डीपीईपी क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर ने, केंद्र ने इसको, केंद्र सरकार ने इसको चालना कर दिया। अभी एज पर द फाइनेंशियल एलोकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर हमने एलोकेट कितना किया, फंड्स कितना दिया, 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज शेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखो, अगर 100% फंड आ रहा है तो 100% से 85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 15% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। जितने भी जिसके एरिया में काम हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। द सेंट्रल शेयर एंड स्टेट शेयर आर पास्ड एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज। तो जब पैसा मिल जाता है, जैसे कि होता है ना, हर एक पर्सन कुछ कुछ पैसा दे दिए, उसके बाद एक पर्सन के पास रहेगा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा, तो एक सोसाइटी बनाया गया, दैट इज स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, जो कि प्रोग्राम
क्या करता है इस प्रोग्राम में, उसका पार्टिसिपेशन क्या है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा करेगा, किस चीज़ के लिए खर्चा करेगा, कौन सा एजुकेशन सिस्टम को वो सपोर्ट करेगा उसके लिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए सपोर्ट आपको पता है कहाँ-कहाँ से आए थे? इंटरनेशनल बॉडीज़ ने सपोर्ट किया था इसको। यूनिसेफ, ओडीए यूके, सीडा दैट इज़ स्वीडन में एक आया था, एसोसिएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग सीडा बोलते हैं, एंड नेदरलैंड, बहुत सारा सपोर्ट उन्होंने किया था बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। उन्होंने फंड बहुत दिया। एट प्रेजेंट एक्सटर्नल असिस्टेंस ऑफ अबाउट, एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट आउटर से कितना आता है? 6,933 crore, composing rupees 5,137 as credit from IDA and rupees 1,801 crore as grant from DFID and UNICEF and Netherlands। मतलब यहाँ पे बोला गया, ये जो ऊपर लिखे गए हैं ना, यूनिसेफ, इंटरनेशनल बॉडीज, जितने भी हम बोल सकते हैं जो संघ हैं, संघ शासित बोल सकते हो संघ, या फिर जो भी इंटरनेशनल अंतर्जातिक संघ हैं, वो सारे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो उसमें से बोल लो कि इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, पूरा टोटल आता है एक्सटर्नल सपोर्ट कितना ना, 6,938 करोड़। उसमें से 5,137 ऐसे ही क्रेडिट होता, मतलब आता है आईडीए से, एंड बाकी 1,801 करोड़ इतना ग्रांट करता है कौन? डीएफआईडी भी बोल सकते हो या फिर यूनिसेफ एंड नेदरलैंड हैज बीन टाइड अप फॉर डीपीपी, वो लोग हेल्प करते हैं। अभी डीएफआईडी का आपके माइंड में डाउट तो आएगा ही, एंड थोड़ा थोड़ा तो आपको चाहिए भी। तो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड डीएफआईडी, डिपार्टमेंट फॉर, डी फॉर डिपार्टमेंट, एफ फॉर, हम फॉर को फॉर ही बोलेंगे, एंड आई फॉर इंटरनेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट। ये यूके में है। एंड सीडा का फुल फॉर्म मैंने बोला था, ये एक स्वीडिश और स्वीडन में है, तो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने फंड का बहुत सारा सपोर्ट किया था। अभी देखो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या रह गए। देखो इसका हम क्यों कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, या फिर ये प्रोग्राम के थ्रू हम प्राइमरी एजुकेशन को क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज होलिस्टिक व्यू, अगर हम टोटलिटी में देखते हैं कि कौन सा अप्रोच में ये वर्क करेगा ना, पॉलिसी प्लानर जो भी पॉलिसी को बनाए हैं, उनका एक्सपेक्टेशन है कि डीपीईपी के थ्रू वो हॉलिस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट करेगा, एंड इसके थ्रू बच्चों में जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि कल्चर रिलेटेड, रिसोर्स रिलेटेड, या प्रोग्राम्स क्यों किया जा रहा है उसके रिलेटेड जो आइडिया है उनके अंदर हम डाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर हम सिर्फ सेंटर को, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारा जिम्मेदारी दे देते हैं, एंड स्टेट को कुछ नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देखेगा? तो उसको हमने बोला सेंट्रल से सारे गवर्नमेंट को हमने कुछ कुछ रोल दे दिया। तो डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट, यहाँ पे यूनिट ऑफ प्लानिंग कौन है? डिस्ट्रिक्ट है, एंड वहीं इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। द की स्ट्रेटेजीज क्या था कि ये प्लानिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, एंड लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस क्या है? पार्टिसिपेशन अगर लेना है तो यहाँ पे फर्स्ट है कि हम बेसिकली किस किस पे ध्यान देंगे? फंक्शनरीज, जो चीज़ों के थ्रू काम हो रहे हैं, देन टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, सारे एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे अपने अपने लेवल्स पे, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये इक्विटी मेजर कंसिडरेशन तो इसी का है, बाय लॉ सबको हमें इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज सबको देना है, गर्ल्स हो, वो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हो, जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हो, सबको मिले। लास्ट पॉइंट, कम्युनिटी ओनरशिप। अभी देखो कम्युनिटी का कोई एक तो मालिक होगा, तो इसने बोला कि जो भी इसका गोल है वो प्राइमरीली है कि एजुकेशन देना, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले। इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें लीडरशिप कैरेक्टर दे के हमें किसी का ओनर बनाना है या मालिक बनाना है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका मेन मोटो होता है कि सबको इस प्रोग्राम के गोल्स के बारे में जानना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोजेक्ट का प्लानिंग एंड जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सक्सेसफुली हो जाए, ताकि बच्चे एजुकेटेड हो, एंड स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट एरियाज और द रूरल एरियाज, वहाँ पे जाके काम करेंगे ताकि सारे बच्चों को अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेज का। इतना है।